नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे आपका जीव विज्ञान के बारे में इम्पोर्टेंट सवालों के बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। कोई भी एग्जाम हो आपका, सभी एग्जामों में ये काम आएगा। ठीक है, तो कोई भी एग्जाम हो यहाँ पर हम चर्चा करेंगे कितने क्वेश्चन होंगे। वो आपके मान चलो आपका 200 के क्वेश्चन के आसपास आपके होंगे। कितने भैया सवाल हैं? तो सवाल आपके मान चलो 1, ये आपका हो गया भैया। कितना सवाल हो जाएगा व्हील देख रहे हैं, तो यहाँ पर 200 के आसपास होंगे, इम्पोर्टेंट सवाल होंगे। लेकिन आपको क्या कहे, बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं भाई। तो शुरू करते हैं देर ना करते हुए। आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, सभी एग्जाम के लिए यहाँ पर इम्पोर्टेंट हो जाते हैं भाई। ठीक है, इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। चलिए, पहला सवाल पूछा गया है, पोषक तत्व दिए गए हैं, एग्जाम्पल दिया, उदाहरण दिया गया है, और फिर यहाँ पर आपको मैच कराना है। तो कार्बोहाइड्रेट्स में आपका क्या मिलेगा? कार्बोहाइड्रेट्स में भाई क्या मिलता है? फैट में क्या मिलता है? फैट तो एक तरीके का कोलेस्ट्रॉल होता है, बिल्कुल इस तरीके से आप मिला सकते हो। ठीक है, फैट एक तरीके का कोलेस्ट्रॉल होता है। फिर प्रोटीन की अगर हम बात करते हैं, प्रोटीन में आपका कार्बोहाइड्रेट में आपका कैल्शियम और फास्फोरस वगैरह होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं क्या मैच कराया गया। तो आपका लिया गया है प्रोटीन, प्रोटीन मायोसिन हो जाता है, बिल्कुल सही बात है। फिर आपका कार्बोहाइड्रेट आपका शर्करा हो जाता है, बिल्कुल आपका ठीक है। और फिर आपका जो फैट होता है वो आपका फैट क्या हो जाता है? फैट एक तरीके का कोलेस्ट्रॉल हो जाता है। खनिज पदार्थ में आपका कैल्शियम और फास्फोरस आ जाता है। ठीक है, ओके। आगे हम बात करते हैं। यहाँ पर लिखा है, इम्पोर्टेंट पूछा गया, नाखून, बाल, खुर आदि में आपका केरेटिन प्रोटीन पाई जाती है। ठीक है, प्लेटेहेल्मिन्थेस में पाई जाने वाली एक विशेष उत्सर्जी कोशिका कौन सी है जो किडनी की तरह काम करती है, निस्पंदन के माध्यम से अपशिष्ट पदार्थ को हटाती है? तो प्लेटेहेल्मिन्थेस में आपका फ्लेम कोशिकाएं पाई जाती हैं। ठीक है, और सर्जी जो आपके होते हैं और फ्लेम कोशिकाएं पाई जाती हैं। कौन सी होती हैं भाई? फ्लेम कोशिकाएं होती हैं। ठीक है, चलिए, मानव फेफड़े द्वारा छोड़ी गई आपका CO2 जो का परसेंटेज कितना होता है? तो आपका 4.4% होता है। ठीक है, 4.4% होता है। कितना होता है भाई? तो जो CO2 इंसान छोड़ता है वो आपका 4.4% होता है। ठीक है, वहीं अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, अगर ठीक है, श्वसन में आपका कार्बन मोनोऑक्साइड लेने से रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन से मिलकर आप कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना लेती है, जिससे आपका ऑक्सीजन की आपूर्ति घट जाती है। ठीक है भाई, कौन सा विषाणु जनित रोग हो जाता है? तो आपका चिकन पॉक्स हो जाता है, वो विषाणु जनित हो जाता है। ठीक है, बाकी आपकी ट्यूबरक्लोसिस वगैरह किससे हो जाता है? तो ये आपका माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से होता है। ठीक है, तो चिकन पॉक्स एक क्या है? विषाणु जनित बीमारी होती है। और वहीं अगर टीबी की बात करते हैं, कौली खांसी, और ये फेफड़ों की बैक्टीरियल या जीवाणु जनित बीमारी है। मलेरिया रोग का कारक आपका प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ होता है। इस रोग की वाहक मादा एनाफिलीज होता है। ठीक है, विषाणु जनित रोग जैसे आपका पोलियो हो गया, HIV हो गया, एड्स हो गया, मीजल्स हो गया, इन्फ्लुएंजा हो गया, ये सब आपका वायरस से होते हैं भाई। किससे होते हैं भाई? वायरस से होते हैं। चलिए, अगला सवाल पूछा गया है, और अगर आगे जीवाणु से अगर हम बात करते हैं, तो जैसे हैजा हुआ, प्लेग हुआ, कुष्ठ रोग हुआ, टाइफाइड हुआ, डिप्थीरिया हुआ, ये सब बैक्टीरिया से होते हैं। कवक जनित रोग कौन से हैं? जैसे दाद, गंजापन, और आपका एथलीट फुट, और उसके बाद में आपका यहाँ पर फुट, एथलीट फुट वगैरह जो होते हैं वो कवक जनित रोग हो जाते हैं। बैक्टीरिया से अगर आपको याद रखना पड़ेगा तो हैजा है, प्लेग है, कुष्ठ रोग है, ये सब आपका टाइफाइड वगैरह है, तो ये सब जीवाणु द्वारा होते हैं। कौन सी प्रजाति इनमें से संकटग्रस्त है? तो संकटग्रस्त की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर एशियाई हाथी जो हो जाते हैं ये संकटग्रस्त हो जाते हैं। ठीक है, एशियाई हाथी। IUCN की स्थापना अगर बात करते हैं तो 1948 में इसकी स्थापना होती है। ठीक है, और यहाँ पर इसमें रेड लिस्ट में क्या होता है? एशियाई हाथी को संकटग्रस्त दिया गया। ठीक है, मतलब रखा गया है। और जो हिमालयन भूरे भालू को IUCN के गंभीर सूची से लुप्तप्राय की श्रेणी में रखा गया है। एशियाई चीता को आपका IUCN ने गंभीर रूप से लुप्तप्राय की श्रेणी में रखा है, और यह जीव केवल ईरान में ही सीमित संख्या में ही बचा है। ठीक है, कौन सा? एशियाई चीता। साइट्स की अगर बात करते हैं तो कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंगेज्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा ने एशियाई चीता को परिशिष्ट वन में आपका रखा है। ठीक है,
कौन सा रोग है जो कवक के कारण होता है, जस्ट अभी पढ़ा गया था। कौन सा दाद होता है, ठीक है। बाकी हैजा वगैरह अगर बात करते हैं, तपेदिक वगैरह बात करते हैं, ये सब किससे होता है, तो ये आपका बैक्टीरिया से होते हैं। कोविड-19 जो है ये आपका किससे, वायरस से हुआ था, ठीक है। चलो यहाँ पर अगर हम बात करना चाहते हैं, फिर से देखना चाहते हैं, दांत, गंजापन, एथलीट फुट, ये कवक से होते हैं, बिल्कुल भाई। तपेदिक, हैजा, टाइफाइड, प्लेग, कुष्ठ रोग, ये सब आपके कैसे होते हैं, जीवाणु जनित होते हैं। चिकन पॉक्स, HIV, एड्स, मीजल्स, ये सब विषाणु जनित होते हैं, ठीक है। तपेदिक जो टीबी रोग है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से होता है, ठीक है। इसी में आपका कौन सा भी है, BCG का टीका लगाया जाता है, ठीक है। BCG का आपका टीबी के लिए टीका लगाया जाता है। हैजा जो होता है विब्रियो कॉलेरी नामक बैक्टीरिया से होता है, या दूषित जल एवं खाद्य पदार्थ से फैलता है और आंत को प्रभावित करता है। देखिए हैजा जो होता है आंतों को प्रभावित करता है, ठीक है। कोविड-19 नोवल कोरोना वायरस सार्स CoV 2 से होता है, या मुख्यतः फेफड़ों यानी लंग्स को प्रभावित करता है। उस टाइम देखा होगा ना, आपका जो श्वास वाली बीमारियां ज़्यादा चली थी, ठीक है। जातियां वे प्रजातियां हैं जो अब उन जगहों में भी नहीं देखने को मिलती हैं जहां वे पहले पाई जाती थी। तो लुप्त वाली जातियां, ठीक है, लुप्त वाली जातियां जो हैं वो पहले जहां पर थी वो अब वहां पर नहीं देखने को मिलती हैं। आयुषीन की स्थापना 1958 में होती है और जिनेवा स्विट्जरलैंड नहीं ग्लैंड स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर हो जाता है, ठीक है। इसमें 9 स्टूडियो में बांटा गया है इसमें, और विलुप्त घोषित कर देता है। जिस प्रजाति का कोई भी सदस्य नहीं दिखता है उसे आयुषीयन विलुप्त घोषित कर देता है। ऐसे डोडो है, गुलाबी सिर वाली बतख है, ये सब आपके विलुप्त घोषित हो चुके हैं। आयुषीयन ने एशियाई चीता, हिमालयी भूरा भालू को गंभीर रूप से विलुप्त प्राय रखा है की श्रेणी में रखा गया है। भारत में जैव विविधता के संरक्षण के लिए संसद ने 11 दिसंबर 2002 को जैव विविधता अधिनियम पारित किया। तो आपका ऐसा सवाल बनता है कि जैव विविधता अधिनियम कब आता है, 2002। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आता है, 1986 आता है। जल संरक्षण अधिनियम कब आता है, 1974 में आता है। वन संरक्षण अधिनियम कब आता है, 1980 में आता है, ठीक है। ये आपको बिल्कुल ही याद रखने पड़ेंगे भाई साहब, ठीक है। चलो, हाइड्रा जंतु जगत के किस संघ में आता है। हाइड्रा आपका सीलन टेटा में आता है, किसमें, सीलन टेटा में आता है, सीलन टेटा में आता है, ठीक है। पोरीफेरा के जीवों में आपका कैनाल तंत्र पाया जाता है, ठीक है। और ये आपका छिद्र ऑस्ट्रिया तथा निकासी छिद्र ऑस्कुलम होता है। शाइकान तथा स्पार्जिला आदि प्लेटेलमेंथी संघ के जीव प्राय परजीवी होते हैं। इस संघ के उदाहरण जैसे आपका प्लेनेरिया, फैशियोला, टीनिया, शोलियम, ये सब आपके प्लेटे हेलमेंथीज में आते हैं भाई, ठीक है। ओके, कौन एनीमेलिया के अंतर्गत प्लेटे हेलमेंथीज वर्गीकरण के अंतर्गत आते हैं। प्लेटे हेलमेंथीज के अंतर्गत अभी जस्ट यार ऊपर पढ़ा गया था, कौन आएंगे, टीनिया, शोलिया या फिर प्लेनेलिया, तो शाइकान, जोंक, फीताक्रम, तो क्या आएगा इनमें से, तो इनमें से आएगा कौन, फीताक्रम ही आएगा, ठीक है। आर्यश व्हिटेकर ने क्या किया था भाई, जीव जगत को 5 वर्गों में बांटा था। इनमें से मोनेरा था, प्रोटिस्टा था, कवक था, प्लांटी था और एनीमेलिया था, ठीक है। एनीमेलिया था, प्लांटी था, कवक था, मोनेरा था, प्रोटिस्टा था। प्लेटेहेलमिन्थीस एनीमेलिया वर्ग के अंतर्गत आता है। इस वर्ग में प्लेट फीता क्रम तथा यकृत क्रम आते हैं, ठीक है। उचेरिया निमोटोडा संघ तथा जोंक एनिलिडा संघ, जोंक है एनिलिडा संघ में आती है, उचेरिया निमेटोडा संघ में आती है, ठीक है। चलो, 5 वर्गों में किसने बांटा था जीव जगत को, आर्यश व्हिटेकर ने बांटा था, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फिर कवक, प्लांटी और एनीमेलिया, ठीक है। चलो भाई आगे, एक स्थलीय पारितंत्र में हरे पौधे जो होते हैं अपनी पत्तियों पर पड़ने वाली सूर्य प्रकाश की ऊर्जा के लगभग कितने प्रतिशत को सोख लेते हैं और इसे खाद्य ऊर्जा में बदल देते हैं। तो कितने परसेंट, तो 1% हो भाई साहब मेरे, आप 1% को सोख लेते हैं और इसे खाद्य ऊर्जा में बदल देते हैं, खाद्य ऊर्जा में बदल देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपने देखा होगा लाल रंग में पौधे अधिकतम प्रकाश संश्लेषण करते हैं, किसमें भैया, रेड कलर में करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हरित की आवश्यकता होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड की आवश्यकता होती है, जल की आवश्यकता, सूर्य के प्रकाश में उपस्थिति में आपका ग्लूकोज और क्या ऑक्सीजन बनता है और जल बनता है, ठीक है, जल बनता है। चलो, ये तो आपने यहाँ पर अभी जस्ट बता चुके थे, ठीक है। तो यहाँ पर अगर इसको कई बार पूछा गया प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा
अपना भोजन पौधे स्वयं बनाते हैं और प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं, ठीक है, बदलने का काम करते हैं। जुगाली करने वाले पशु जो होते हैं रूमिनेट्स जैसे मवेशियों में जीवाणु बैक्टीरिया सेल्यूलोज में पाचन में मदद करते हैं। तो आपका रूमेन रूमेन जो होता है रूमेन प्रथम आमाशय, ठीक है, आमाशय में जीवाणु जो होते हैं सेलुलोज को पाचन में मदद करते हैं। जुगाली करने वाले का आपने उस तरीके से पूछा मतलब जो जुगाली करने वाले जानवर होते हैं जब जुगाली करते हैं कौन सी गैस निकलती है, मेथेन गैस निकलती है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे एक और सवाल पूछा गया, जुगाली करने वाले जो आपके जीव होते हैं रूमिनेंट के रूमिनेंट के आपके क्या लिखा गया, रूमिनेंट के, एक मिनट थोड़ा हट नहीं रहा है, हट गया। तो कह रहा है कि रूमिनेंट के प्रथम आमाशय में जीवाणु सेलुलोज के पाचन में मदद करते हैं। मानव शरीर में भोजन का पाचन मुख्य गुहा मुख में शुरू होता है, ठीक है, जिसमें टाइलिन एंजाइम कार्बोहाइड्रेट को शर्करा में तोड़ देता है। मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन आमाशय में शुरू हो जाता है। हालांकि भोजन का पूर्ण पाचन अक्सर छोटी आंत में होता है, ठीक है। पूर्ण पाचक रस अग्नाशय द्वारा स्रावित किया जाता है, ठीक है, पूर्ण पाचक रस अग्नाशय द्वारा स्रावित किया जाता है। सारी चीजें जो बताई जा रही हैं सारी इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। कह रहा है कि रोग केवल कम अवधि तक रहते हैं, तो कौन से, तो तीव्र रोग, ये कौन से रोग होते हैं, तीव्र रोग केवल छोटी अवधि के लिए होते हैं, ठीक है। आनुवंशिक रोग ऐसे रोग होते हैं जो बच्चों को उनके माता पिता से विरासत में मिलते हैं, जैसे आपका डायबिटीज है, हीमोफीलिया है, वर्णांधता है, ठीक है। हाई डायबिटीज भी होता है, ठीक है, आनुवंशिक रोग, हीमोफीलिया भी, वर्णांधता भी आपका आनुवंशिक रोग है। जीवाणु जनित रोग जैसे आपका टीबी हो गया, प्लेग हो गया, हैजा हो गया, डिफ्थीरिया हो गया, टेटनस हो गया, कोढ़ हो गया, ये सब आपके जीवाणु जनित हैं, ठीक है। कौन सा संयोजी ऊतक का एक प्रकार है, तो आपका ब्लड है संयोजी ऊतक का प्रकार हो जाता है, और आपका अस्थि भी हो जाता है, और अस्थि बंधन ये सारे के सारे हो जाते हैं, ठीक है। वे ऊतक जो शरीर के एक अंग को दूसरे अंग से जोड़ते हैं उन्हें संयोजी ऊतक यानी कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। जैसे आपका वसा संयोजी ऊतक, टेंडन, लिगामेंट, और आपका टेंडन से कैसे याद कर सकते, लिगामेंट क्या होता है, तो लिगामेंट से आपका बीबीएल याद कर सकते हो, मतलब बीबीएल, ठीक है, बीबीएल से मतलब बोन को जोड़ने का काम लिगामेंट करता है, ठीक है, और बोन और मसल्स को जोड़ने का काम कौन करता है, टेंडन करता है, ठीक है, टेंडन करता है। चलिए, और अस्थि बंधन का ऊतक, अस्थि, उपास्थि तथा तरल ऊतक आदि। मानव शरीर में कुल 206 हड्डियां होती हैं। 80 अच्छी कंकाल में, 126 उपांगी कंकाल में होती हैं, ठीक है, होती हैं। मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी, भाई साहब, खोपड़ी में 29 हड्डियां होती हैं। मनुष्य के मस्तिष्क के चारों ओर 8 हड्डियां तथा चेहरे में 14 हड्डियां होती हैं। एक हम इंटरव्यू हम देने गए थे भाई, उसमें पूछा गया कि चेहरे में कितनी हड्डियां होती हैं, तो 14 होती हैं, ठीक है। कान में कितनी हड्डियां होती हैं, 6 हड्डियां होती हैं, ठीक है। और कंठिका यानी हायोइड में 1 हड्डी होती है, ठीक है। और आपका खोपड़ी में 29 हड्डियां होती हैं, मस्तिष्क में 8 हड्डियां होती हैं, और 14 हड्डियां चेहरे में होती हैं, ठीक है, चेहरे में होती हैं। और कान में आपका 6 हड्डियां होती हैं, कंठिका में आपका 1 हड्डी होती है। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है, 7.4 होता है, ठीक है। इसमें अगर बात करते हैं, इसमें रक्त प्लाज्मा तथा रक्त कणिकाओं में से मिलकर बना होता है। ये 3 कणिकाएं होती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूसी, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी, और प्लेटलेट्स होती हैं, प्लेटलेट्स पाई जाती हैं भाई साहब, ठीक है। चलिए, अच्छी बात है। रक्त में हीमोग्लोबिन जो होता है ऑक्सीजन के परिवहन का कार्य करता है। मनुष्य में हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा भैया, एनीमिया नामक रोग हो जाता है। सोवा वायरस जिसे हाल ही में खबरों में देखा गया, वो क्या हो जाता है, सोवा वायरस क्या है, तो एक मॉलवेयर है। सोला वायरस एक क्या है, मालवेयर हो जाता है, ठीक है। सोवा वायरस एक प्रकार के मालवेयर है। सोवा वायरस एक एंड्रॉइड बेस्ड ट्रोजन मालवेयर है जो पर्सनल डाटा चोरी करने के लिए ग्राहकों को टारगेट करता है। मंकी पॉक्स वायरस जो है वो आपका संक्रमण में ठंड लगना, सिर दर्द, बुखार और थकान आदि लक्षण होते हैं। मवेशियों में लंपी वायरस भी बीमारी पुष्टि की गई है, जिसमें पशुओं के शरीर में सूजन आना और आपका शरीर में गांठ पड़ना। ये हमारा गांव में एक गाय थी, उसको हो गया था, सांस लेने में दिक्कत आ जाती है इस तरीके से। कौन सी एक लुप्त प्रजाति है, तो आपका लुप्त प्रजाति कौन सी हो जाती है, तो गुलाबी सिर वाला बतख, गुलाबी सिर वाला बतख
गुलाबी सिर वाला बतख एक लुप्त प्रजाति है। गंगा के मैदानी क्षेत्र, बांग्लादेश और म्यांमार के दलदली क्षेत्रों में पाया जाता है। ठीक है, दलदली क्षेत्रों में पाया जाता है। किस सेल में उन पौधों या जानवरों या अन्य सूक्ष्म जीवों के जीवाश्म भी हो सकते हैं जो कभी उन पर रहते थे? तो कौन सी सेल होगी? तो आपका औषधि सेल ही होगी, जहाँ पर क्या होता है, उन जानवरों या पौधों के जीवाश्म ही हो सकते हैं जहाँ पर वो पहले रहते थे। ठीक है, औषधि चट्टानें जो होती हैं विभिन्न प्रकार, विभिन्न आकार या प्रकार के औषधों के परतों के रूप में जमाव के फलस्वरूप बनती हैं। और इन सेलों का जो आपका है, चट्टानों में अत्यधिक मात्रा में जीवाश्म पाए जाते हैं। औषधि चट्टानों के उदाहरण जैसे आपका बलुआ पत्थर होता है, चूना पत्थर होता है, स्लेट होता है, कांग्लोमेरेट होता है। ठीक है, कौन सा संघ जो है एनालिडा का उदाहरण हो जाता है। एनालिडा में आपका कौन आएगा? एनालिडा केचुआ आएगा। ठीक है, एनालिडा में केचुआ आता है। ठीक है, एनालिडा संघ के जीवों का शरीर स्पष्ट खंड तथा विखंडों में बटा होता है। ये प्रायः स्वतंत्र जीवी होते हैं। ये संघ के उदाहरण जैसे नेरीश, केचुआ, चौंक ये आपका एनालिडा में आते हैं। केचुए को किसान का मित्र कहा जाता है। संघ आर्थ्रोपोडा जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ हो जाता है। इसका शरीर द्विपार्श्व सममित तथा त्रिस्तरीय होता है। ठीक है, जैसे केकड़ा, मधुमक्खी ये सब आर्थ्रोपोडा में आते हैं। खजूरा, मच्छर ये सब इसमें आते हैं। कौन सा एंजाइम है जो आपका फैट को तोड़ने में मदद करता है? फैट यानी आपका फैट को कौन तोड़ेगा? तो लाइपेज आपका एंजाइम जो होता है वो आपका फैट को यानी वसा को तोड़ने का काम करता है। लाइपेज एंजाइम मुख्य रूप से अग्नाशय द्वारा निर्मित होते हैं और छोटी आंत में स्रावित होते हैं द्वारा निर्मित होते हैं। ये एंजाइम शरीर में वसा को तोड़ने में मदद करते हैं। एमाइलेज एंजाइम जो कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च को ग्लूकोज या माल्टोज में तोड़ते हैं। कौन एमाइलेज जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च को किस में तोड़ता है? ग्लूकोज या माल्टोज में भाई साहब तोड़ता है। ठीक है, ट्रिप्सिन एंजाइम जो आपका ये प्रोटीन पाचन में मदद करता है, अग्नाशय द्वारा स्रावित होता है। राइबो न्यूक्लिक एंजाइम जो आरएनए अणुओं का विभाजन करता है। ठीक है, कार्निया के पीछे एक गहरे रंग की पेशी संरचना होती है जिसे क्या कहा जाता है? उसे आपका आइरिस कहा जाता है। ठीक है, जिसे भाई साहब क्या कहते हो? जिसे आइरिस कहा जाता है। जो कार्निया के पीछे एक होती है वो आइरिस होती है। ठीक है, आइरिश होती है। और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं आइरिस जो होती है कार्निया के पीछे प्रतारिका यानी कि आइरिस एक पेशी होती है जो फैलकर या सिकुड़कर पुतली के आकार को नियंत्रित करती है। कौन करती है? आइरिस ही करती है। पुतली नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है। मनुष्य की आंख के पिछले पर्दे को रेटिना कहते हैं और मनुष्य प्रकाश से चित्र रेटिना पर ही बनता है। ठीक है, आंख से संबंधित बीमारियां अगर आपसे पूछी जाती हैं तो आपका ग्लूकोमा हो जाता है। ठीक है, मोतियाबिंद, रतौंधी, वर्णांधता ये सब हो जाते हैं। WHO के अनुसार यदि किसी व्यक्ति का BMI, ठीक है, BMI 18.5 से कम है तो उसे के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। तो उसे सामान्य से कम वजन के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। सी वाला उत्तर हो जाता है भाई। ठीक है, तो ये होता क्या है देख लेते हैं। BMI मतलब होता है बॉडी मॉस इंडेक्स। ठीक है, कहते हैं इसके अनुसार किसी व्यक्ति का अगर 18.5 से कम है तो उसे सामान्य वजन सामान्य से कम है। ठीक है, एक सामान्य शरीर का BMI 24.9 से अधिक नहीं होना चाहिए। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है? दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती है। इसके निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। मनुष्यों में स्टार्च जैसे कार्बोहाइड्रेट का पाचन निम्नलिखित में से किस रूप में किया जाता है? कह रहा है कि मनुष्य में स्टार्च जैसे कार्बोहाइड्रेट का पाचन निम्नलिखित में से किस भाग में? तो स्टार्च का पाचन यार तो मुख गुहा से ही हो जाता है, मुख गुहिया से ही शुरू हो जाता है। ठीक है, बक्कल कैविटी इसमें ही आपका हो जाता है और टाइलिन द्वारा होता है और कार्बोहाइड्रेट को सरल शर्करा में बदल देता है। प्रोटीन का पाचन आपका आमाशय में होता है, आमाशय से शुरू होता है। भोजन का पूर्ण पाचन छोटी आंत में होता है। आमाशय से स्रावित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देता है। ठीक है भाई, कहाँ से? आमाशय से स्रावित होता है। पशु जगत का संघ कौन सा युग्म गलत है? कह रहा है साइकान, पोरीफेरा, स्टारफिश, इकानोडर्मेटा, झींगे, आर्थ्रोपोडा,
लीवर फ्लूक निमेटोडा, कौन सा गलत है इनमें से पूछ रहा है आपसे, तो कौन सा लीवर फ्लूक निमेटोडा गलत लिखा है, ठीक है, क्योंकि फेसियोला को लीवर फ्लूक या यकृत क्रम भी कहते हैं। ये प्लेटे संघ का जीव हो जाता है। झींगा आर्थ्रोपोडा संघ का जीव है। इसका शरीर खंडयुक्त होता है। स्टारफिश, ब्रिटल स्टार, समुद्री खीरी तथा समुद्री अर्चित आदि काइनोडर्मेटा संघ के जीव हो जाते हैं। शाइकान, हाइलेनेमा, यूपलेक्टेना, शिशपजिला आदि पोरीफेरा के आपके संघ के जीव हो जाते हैं। कौन कौन, जैसे आपका शाइकान, हाइलोनेमा, यूपलेक्टेना, स्पर्जिला, ये सब पोरीफेरा के हो जाते हैं। कौन पादप जगत का उपसमूह नहीं है, ठीक है, तो देखो कह रहा है कि टेरिडोफाइटा, एंजियोस्पर्म तथा थैलोफाइटा भी होता है। हेमिकोर्डेटा नहीं होता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। पादपों को 5 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म में बांटा जाता है। टेरिडोफाइटा एक पादप समूह है जिसके पौधे बीज एवं पुष्प नहीं बनते हैं। टेरिडोफाइटा में क्या होता है, जिसके पौधे बीज एवं पुष्प नहीं बनाते, जैसे मार्सिलिया, फर्न आदि जो होते हैं वो टेरिडोफाइटा में होते हैं, ठीक है। थैलोफाइटा जो पादप समूह के पौधों का शरीर जड़, तना तथा पत्ते में विभाजित नहीं होता है, जैसे आपका येलोथ्रिक्स तथा स्पाइरो वगैरह, ठीक है। एंजियोस्पर्म में आवृत बीजी यानी उन पादपों का समूह जिनके बीज एक आवरण से ढके हुए होते हैं, जैसे आम है और आपका गेहूं है, धान है इत्यादि। हेमिकार्डेटा एक जंतु संघ है। इसमें आपका इस संघ में आपका क्रम के समान संरचना वाले जीव होते हैं, ठीक है। कौन सा एक जीवाणु जनित रोग हो जाता है, जीवाणु जनित में से रोग कौन सा, तो कुष्ठ रोग हो जाता है भाई साहब। कौन सा, कुष्ठ रोग हो जाता है। मलेरिया तो प्रोटोजोआ से होता है, ठीक है। कुष्ठ रोग जीवाणुओं से होने वाला बीमारी है। इसमें त्वचा सफेद रंग की हो जाती है, साथ ही त्वचा संवेदन शून्य हो जाती है, ठीक है। इबोला, रेबीज, ये हाइड्रोफोबिया वायरस जनित बीमारी है। रेबीज कुत्ते की लार से फैलता है। मलेरिया प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी है जिसका मादा एनाफ्लीज मच्छर से फैलता है, ये वाहक होता है, ठीक है भाई साहब। चलिए, चिकनगुनिया मच्छर के काटने से होता है। कौन सा मच्छर है, चिकनगुनिया एडीज मच्छर के काटने से होता है। चिकनगुनिया एडीज मच्छर के काटने से होता है। और यहाँ पर अगर बात करते हैं, एडीज मच्छर के कारण फैलता है और यह विषाणु जनित है। डेंगू भी एक वायरस जनित है, इसका भाग भी आपका एडीज मच्छर, डेंगू हो या चिकनगुनिया हो, दोनों में कौन काम करेगा एडीज मच्छर ही काम करता है। जापानी एन्सेफलाइटिस बीमारी क्यूलेक्स प्रजाति के मच्छरों से फैलती है। मलेरिया प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी है, अच्छा ठीक है, जिसका वाहक मादा एनाफ्लीज होता है। और कुछ वायरस जनित जैसे आपका एड्स, इन्फ्लुएंजा, मीजल्स, ये सब हो जाते हैं। कौन सी एक स्थानिक प्रजाति है, स्थानिक प्रजाति तो आपका निकोबारी कबूतर, अच्छा कबूतर, चाचा, ठीक है, ये निकोबारी कबूतर, ठीक है। निकोबारी कबूतर भारत में अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में एक प्रजाति है। स्थानिक प्रजाति वे प्रजातियां होती हैं जो कुछ सीमांत भौगोलिक क्षेत्र में ही पाई जाती हैं। भारतीय गैंडा एक सींग वाला गैंडा है। यह पूर्वोत्तर भारत के आश्रम तथा तराई क्षेत्रों में पाए जाते हैं। बोलो शंकर भगवान की जय हो। कौन सा पौधों में प्रजनन का अलैंगिक रूप नहीं है, अच्छा अलैंगिक रूप तो यार कैसे, परागण तो होता है वो, परागण तो होता है दोनों का, उसमें जरूरत होता है, ठीक। परागण में नर युग्मक पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, फिर निषेचन कर युग्मनज बनाते हैं, ये प्रजनन की लैंगिक विधि है। वही कायिक प्रवर्धन, मुकुलन तथा बीजाणु निर्माण पौधों में प्रजनन की अलैंगिक विधियां हो जाती हैं। कायिक प्रवर्धन आप में जड़, तना, पत्ती में से एक नया पौधा आपका लेते हैं। कायिक प्रवर्धन में आपका क्या होता है, इसमें सिंपल सा देखा ना, कि डार लगा दूं, ये जड़, पत्ती या इससे नया पौधा बनता है, ठीक है। टेरिडोफाइटा पादप समूह के पौधे पुष्प और बीज नहीं बनाते हैं, ठीक है। टेरिडो 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 कहते हैं हम कुछ नहीं बनाएंगे, ठीक है। बीजाणुओं द्वारा ही प्रजनन करते हैं, ठीक है, बीजाणुओं द्वारा ही प्रजनन करते हैं। मुकुलन द्वारा प्रजनन मुख्यतः कुछ कवकों में ही होता है। विखंडन भी प्रजनन की एक अलैंगिक विधि हो जाती है।
कौन सा रोग मच्छर काटने से नहीं होता है? तो मच्छर कैद करने से यार हेपेटाइटिस, ये तो लीवर से संबंधित है, ठीक है। जैसे मलेरिया, डेंगू, पील पों, ये सब मच्छर के काटने से होते हैं भाई साहब, ठीक है। आ, पील फील पाँव नहीं, पील पाँव डेंगू, मलेरिया वाहक, मलेरिया का वाहक मच्छर होते हैं, ठीक है ना। अच्छा, मलेरिया की दवा क्लोरोक्विन सिनकोना वृक्ष की छाल से बनती है। रोनाल्ड रॉस मलेरिया के परजीवी प्लाज्मोडियम के जीवन चक्र पर अनुसंधान किया था। इस हेतु उन्हें 1902 में मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। कौन संबंधित है मलेरिया से? रोनाल्ड रॉस। क्या किया था उन्होंने? प्लाज्मोडियम का जीवन चक्र पर अनुसंधान किया था। कौन सा कोलाइड जो है फोम का उदाहरण हो जाता है? फोम का उदाहरण तो फोम का आपका कौन सा? स्पंज हो जाता है, ठीक है, स्पंज। फोम एक प्रकार का कोलाइड है जो ठोस या द्रव में गैस के बुलबुले फंसने से प्राप्त होता है, ठीक है। शेविंग क्रीम, रबर, स्पंज आदि कोलाइड फोम के उदाहरण हैं। कौन कौन? शेविंग क्रीम, रबर, स्पंज आदि। कुहासा एक एरोसोल कोलाइड का प्रकार है, ठीक है। कई बार पूछा गया किसका है, तो एरोसोल कोलाइड का है। यह हवा के निलंबित कणों पर जल द्रव की सूक्ष्म बूंदों से बनता है या वायुमंडल की दृश्यता कम हो जाती है इसमें। मक्खन क्या होता है? तो मक्खन एक कोलाइडी विलयन के रूप में जाना जाता है या जैल कोलाइड का एक प्रकार हो जाता है। मक्खन से भी कई बार सवाल पूछा गया, जैल वाला, मक्खन वाला जेल से याद रखना, कुहासा वाला एरोसोल याद रखना, ठीक है। फॉर्म में आपका स्पंज आ जाता है और कौन आ जाएगा? रबर आ जाएगा। क्रीम, शेविंग क्रीम आ जाती है। किस वनस्पति जगत के पौधों को शैवाल के नाम से जाना जाता है? तो कौन आएगा भाई? थैलोफाइटा के आपके जो पौधे होते हैं वो आपके शैवाल के नाम से जाने जाते हैं, ठीक है। और आपका थैलोफाइटा ऐसे पौधों का समूह जिसमें जड़, तना, पत्ती स्पष्ट रूप से विभाजित नहीं होते हैं। यूरोथ्रिक्स, स्पाइरोगारा आदि इसके उदाहरण हो जाते हैं किसके? थैलोफाइटा के। ब्रायोफाइटा पादप वर्ग को पादप जगत का उभयचर कहा जाता है, ठीक है। किसे? ब्रायोफाइटा को कहा जाता है। कहते हैं ब्रो, क्या कहेंगे? ब्रो, ब्रायोफाइटा ब्रो। ब्रो पादप जगत का उभयचर, उभयचर ब्रो ही तो आपका उभयचर मतलब पानी और स्थल दोनों में रह सकेगा। ऐसे याद कर सकते हो यार, याद करने से मतलब होना चाहिए। एंजियोस्पर्म मतलब आवृत बीजी उच्च पादपों का समूह है। इन पौधों का बीज आवरण से ढके हुए ढके हुए होते हैं। दो वर्गों में बांटा गया, एक होते हैं एकबीजपत्री, द्विबीजपत्री। एकबीजपत्री में धान, गेहूं, गन्ना आते हैं। द्विबीजपत्री में अरहर, सरसों और मटर, चना आते हैं, मटर, चना आते हैं। जंतुओं के किस समूह का नाम उनकी कांटेदार त्वचा के कारण रखा गया है? उनमें विशिष्ट जल संवहन नाल तंत्र पाया जाता है, उनके चलन में सहायक होता है। तो नाल पाई जाएगी, तो इकाइनोडर्मेटा, इकाइनोडर्मेटा कांटेदार होते हैं, ठीक है। तो त्वचा पर कांटे पाए जाते हैं। विशिष्ट जलवाह तंत्र पाया जाता है। हेमिकॉर्डेटा में क्या होता है? जिसमें कॉर्डेटा के समरूप कुछ कुछ लक्षण दिखाई देते हैं, ठीक है। मोलस्का में क्या होता है? इसमें घोंघा और पाइला जिसे कहते हैं, ऑक्टोपस, सीपिया आदि इसमें आते हैं भाई, ठीक है। और अगला सवाल, रक्त में हीमोग्लोबिन बनाने के लिए क्या आवश्यक होना चाहिए? और आपका आयरन होना चाहिए, तभी तो यार बनेगा हीमोग्लोबिन, ठीक है। हीमोग्लोबिन HB से इसे लिखा जाता है, ठीक है। और यहाँ पर हीमोग्लोबिन का केंद्रीय तत्व होता है आयरन, ठीक है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से जुड़कर शरीर के अन्य कोशिकाओं तक पहुँचाता है, ठीक है, ऑक्सीजन से जुड़कर। प्रोटीन शरीर के संरचनात्मक तथा एंजाइम की एक मूल इकाई हो जाती है। इसकी कमी से शरीर में क्वाशियोरकर तथा मैरास्मस आदि बीमारियां हो जाती हैं। दांत एवं हड्डियों का आधारभूत तत्व कौन सा? कैल्शियम हो जाता है। कैल्शियम महाराज की जय हो। हीमोग्लोबिन की कमी से आपका कौन सा? एनीमिया रोग हो जाता है। नारियल के रेशे युक्त छिलके ऊतक के बने होते हैं, किसके? स्क्लेरेनकाइमा के बने होते हैं। किसके भैया? स्क्लेरेनकाइमा के बने होते हैं, ठीक है भाई साहब। चलिए आगे, अगला है, थोड़ा और देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। यहाँ पर पौधे के आंतरिक भागों के साथ साथ बाह्य परतों में भी स्क्लेरेनकाइमा रक्षात्मक ऊतक के रूप में कार्य करते हैं। जाइलम पौधों में जल तथा खनिजों के परिवहन में जिम्मेदार है। पैरेन्काइमा या मृदु ऊतक जीवित स्थायी सरल ऊतक होता है या मुख्यतः भोजन का संग्रहण करता है। कॉलेनकाइमा जो ऊतक भी जीवित कोशिकाओं से बने होते हैं और ये पौधों को लोचशीलता एवं यांत्रिक सहारा प्रदान करते हैं। तेल का वनस्पति में रूपांतरण क्या कहलाता है? तेल का वनस्पति में रूपांतरण हाइड्रोजनीकरण कहलाता है। क्या भैया? हाइड्रोजनीकरण। हाइड्रोजन गैस के प्रवाह से
तेल को वनस्पति वसा में बदलने की प्रक्रिया को हाइड्रोजनीकरण कहा जाता है। इसमें उत्प्रेरक के रूप में प्रायः निकेल, याद रखना भैया, और प्लेटिनम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। हाइड्रोजनीकरण में असंतृप्त कार्बन यौगिकों से संतृप्त कार्बन यौगिक प्राप्त किए जाते हैं। पाश्चुरीकरण क्या होता है? लुई पाश्चर ने खोज किया था और इन्होंने कहा था दूध को हल्का 63 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर पर 30 मिनट तक गर्म किया जाता है, तो जिससे आपका उपस्थित सूक्ष्मजीव निष्क्रिय या मृत हो जाते हैं। गहरे समुद्र के जल तापीय पारिस्थितिकी तंत्र को छोड़कर सूर्य प्रकाश पर पारिस्थितिकी तंत्र के लिए ऊर्जा का एकमात्र स्रोत है। ऊर्जा खाद्य श्रृंखला में सूर्य के बाद अगला क्या आता है? ऊर्जा खाद्य श्रृंखला में सूर्य के बाद अगला क्या आता है? पौधे आते हैं। अच्छा, क्या घुमा फिरा के पूछा और कुछ नहीं है। ठीक है, वही घुमा घुमा के दिया गया है। ठीक है, चलो भाई अगला सवाल कह रहा है कि कौन अपशिष्ट को छोटे कणों में विघटित करता है? तो आपका ये कौन रहते हैं यार? कौन होते हैं ये? आपका सर्वर नहीं, मानसर नहीं, आपका ये आप अपरदाहारी होते हैं। ठीक है, अपरदाहारी होते हैं। बिल्कुल ठीक है। चलो आगे देख लेते हैं। कह रहा है कि कौन सा एक सूक्ष्म पोषक तत्व है? कौन सा इनमें से सूक्ष्म पोषक तत्व है? तो आयरन। आयरन की मात्रा कम होनी चाहिए। ठीक है, बाकी कार्बोहाइड्रेट, जल वगैरह सब ज़्यादा। अब यहाँ से आपके कई बार पूछेगा सवाल, एक बार देख लो। सूक्ष्म पोषक तत्व जैसे आपका यह प्राय उत्तकों को बड़ी मात्रा में मौजूद होते हैं। उत्तकों में, ठीक है, यह मुख्यतः पोषक तत्व जैसे सोडियम, क्लोरीन, फास्फोरस, गंधक, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। सूक्ष्म पोषक तत्व क्या होते हैं? ये आपका इनकी शरीर को बहुत कम मात्रा में आवश्यकता होती है। यह मुख्यतः जैसे आपका जस्ता, तांबा, लोहा, ठीक है, जस्ता, तांबा, लोहा होते हैं। बोरान, निकल होते हैं। उपभोक्ता पोषक तत्वों के साथ बेहतर गुणवत्ता वाले खाद्य पदार्थों की अपेक्षा करते हैं। तो प्रतिधारण के साथ, ठीक है, प्रतिधारण के साथ, ठीक है, बिल्कुल सही। अगला सवाल देख लेते हैं। प्लाज्मा झिल्ली के अंदर एक तरल पदार्थ होता है, तो प्लाज्मा झिल्ली के अंदर एक कोशिका द्रव्य होता है। क्या होता है? कोशिका द्रव्य होता है। और इसमें क्या क्या मिलेगा? तो आपका खनिज, लवण तथा आपका जल वगैरह यहाँ पर देखने को मिलेगा। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, सब चीजें आपको देखने को मिलेंगी भाई। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का विद्युत गृह कहा जाता है, विद्युत घर कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज कॉलिकर 1857 देख रहे हो, क्रांति जब हुई तब उधर खोज हुई। ठीक है, कालांतर वर्ष में वर्ष 1886 में अल्टमानियस की संपूर्ण थ्योरी विकसित की। कोशिका में कोशिका द्रव्य के बीच केंद्रक पाया जाता है। केंद्रक में केंद्रिका था क्रोमैटिन जल का था। केंद्रक द्रव्य और केंद्रक झिल्ली होती है। केंद्रक में गुणसूत्र धागे नुमा संरचना को गुणसूत्र कहते हैं। बड़े बांधों के निर्माण से वनस्पति कैसे प्रभावित होती है? तो कैसे होती है भाई? तो ये आपका लिखा है, निमग्न वनस्पति अवायवीय परिस्थितियों में सड़ जाती है और बड़ी मात्रा में मीथेन उत्पन्न करती है, जो एक ग्रीन हाउस गैस भी है। ठीक है, इसलिए आपका। चलो भाई आगे देख लेते हैं। जब बड़े बांध बनते हैं, बड़े बांधों के निर्माण से आसपास के क्षेत्र में जल भराव हो जाता है। बिल्कुल भाई हो जाएगा, जिससे निमग्न यानी डूबी हुई वनस्पतियां अवायवीय दशा में सड़ जाती हैं। ठीक है, यहाँ पे वायु वगैरह नहीं मिलती और बड़ी मात्रा में मीथेन गैस उत्पन्न होती है। यह एक ग्रीन हाउस गैस है। दरअसल मीथेन गैस मुख्यतः प्राकृतिक स्थानों से निकलती है, जैसे आपका धान का खेत, पशुओं के पर्यावास से तथा निमग्न वनस्पति क्षेत्र से। आपका मीथेन को प्राकृतिक तथा मार्स गैस भी कहते हैं। ग्रीन हाउस गैस ऐसी गैस है जो पृथ्वी से परावर्तित पार्थिव विकिरण को पुनः पृथ्वी की सतह पर लौटा देती है। ये टेम्परेचर से यार संबंधित है। अन्य ग्रीन हाउस गैसें जैसे CO2 और CFC है, वाष्प है, नाइट्रस ऑक्साइड हो जाती है। कोश की ऊर्जा हस्तांतरण प्रणालियों का प्रमुख घटक क्या हो जाता है? कोश की ऊर्जा हस्तांतरण प्रणालियों का प्रमुख घटक क्या हो जाता है? क्या ऑक्सीजन हो जाता है भाई? नहीं, फास्फोरस हो जाता है। अच्छा, कोश की ऊर्जा हस्तांतरण प्रणालियों में मुख्य घटक फास्फोरस होता है, क्योंकि फास्फोरस न्यूक्लिक अम्ल, प्लाज्मा झिल्ली आदि का मुख्य घटक है। पारस्परिक तंत्र में के विभिन्न घटकों के माध्यम से पोषक तत्वों के प्रभाव को पोषक चक्र में गिना जाता है। ठीक है भाई। अगला सवाल पूछा गया है कि
पौधों में स्वतंत्र रूप से संगठित संवाहक नलियों के रूप में कितने पथ निर्मित होते हैं? तो 2 होते हैं। कितने? 2 होते हैं। ठीक है, 2 होते हैं। एक जाइलम होता है, एक फ्लोएम होता है। ठीक है, जाइलम एक प्रकार का ऊतक है जो जल तथा पोषक तत्वों को जड़ से पत्तियों तक पहुंचाता है। वही फ्लोएम उसका खनिज लवण से संबंधित होता है। कौन सा जीवाणु संक्रमण का एक लक्षण हो जाता है? तो ये बुखार हो जाता है यार। ठीक है, बुखार ही हो जाता है। बुखार साल्मोनेला टाइफी नामक बैक्टीरिया से टाइफाइड होता है, जिसमें तेज बुखार, उल्टी, दस्त आदि होता है। ठीक है, दूसरे जल तथा भोजन ग्रहण करने से होता है। जीवाणु जनित रोग जैसे हैजा, कुष्ठ रोग, टीबी, डिप्थीरिया वगैरह होते हैं। ठीक है, रोग मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं संक्रामक, एक संचारी रोग होते हैं, गैर संचारी रोग होते हैं। संचारी रोग या तो एक दूसरे से फैलती हैं, जैसे टाइफाइड, एड्स, टीबी, कुष्ठ रोग। गैर संचारी जैसे आपका डायबिटीज, दिल का दौरा, हृदय रोग तथा रक्तचाप होते हैं। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। करा कौन सा विटामिन हमारी आंखों तथा त्वचा को स्वस्थ बनाए रखना है? कौन सा है? तो विटामिन कौन सा है भाई? विटामिन क्या सी है? क्यों भाई? विटामिन ए है। विटामिन ए, हाँ, विटामिन ए जो आपका त्वचा एवं आँखों के स्वस्थ रखने में सहायक होता है। इसकी कमी से रतौंधी, आँखों का शुष्क होना तथा श्वास नली एवं पाचन पाचन कला का रुग्ण होना आदि रोग हो सकते हैं। देख रहे हो इससे? तो विटामिन ए आपका कहाँ कहाँ मिलेगा? दूध, अंडा, गाजर, दूध, अंडा, गाजर या मछली, अखरोट तेल तथा हरी पत्तेदार सब्जियों में मिलेगा। विटामिन बी 1 थायमीन इसका नाम होता है। इसकी कमी से आपका बेरी रोग होता है। विटामिन सी स्कॉर्बिक एसिड, इसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है। विटामिन डी की कमी से आपका सूखा रोग रिकेट्स होता है। वयस्कों में ऑस्टियोमैलेशिया होता है। विटामिन सी का सबसे बड़ा स्रोत आपका कौन सा? नींबू होता है। ठीक है, संतरा लिखा होता है, संतरा होता है। स्कॉर्बिक एसिड इसका सूत्र होता है। रासायनिक नाम होता है। कोशिका के किस घटक में? कोशिका का आनुवंशिक पदार्थ डीएनए होता है। किस में होता है भाई? केंद्रक में ही तो मिलेगा यार डीएनए। ठीक है, और कहाँ आपको रखा है मिलने को? और कहीं नहीं मिलेगा डीएनए। केंद्र की खोज 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने करी थी। केंद्र के अंदर केंद्रिका तथा क्रोमेटिन तथा केंद्रक द्रव्य पाया जाता है। डीएनए का द्विचक्र मॉडल यानी डबल हेलिक्स मॉडल वाटसन एवं क्रिक ने 1953 में दिया था। ठीक है, डीएनए मुख्यतः आपका फास्फोरिक अम्ल तथा नाइट्रोजनी क्षार तथा डीऑक्सी राइबो शर्करा से मिलकर बनी होती है। ठीक है, कौन सा पादप ऊतक मृदा से जल तथा खनिज? तो यार फ्लोएम लगाओ सीधे सीधे। ठीक है, मृदा से जल और खनिज तत्वों को तो बहुत क्या इसमें देखना है? ठीक है, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे जल लिखा था, हमने सोचा खनिज लवण, जल तो जाइलम लगा दो। ठीक है, चलो भाई। जाइलम पौधों में जल तथा खनिज लवणों के परिवहन के लिए जाइलम उत्तरदायी होता है। ठीक है, फ्लोएम क्या होता है? भोज्य पदार्थों को पत्तियों से अन्य भागों तक परिवहन का काम करता है। ठीक है, पौधों में अन्य स्थायी ऊतक जैसे पैरेन्काइमा, क्लोरेन्काइमा तथा स्क्लेरेन्काइमा होते हैं। सर्वप्रथम कॉक कोशिका की खोज 1665 में तो रॉबर्ट हुक ने किया था। ठीक है, रॉबर्ट हुक ने किया था। ठीक है, 1665 में किया था। मृत कोशिका थी। उसके बाद में अगर वही एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने जीवित कोशिका की खोज करी थी। एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके की खोज 1796 में करी थी। एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने जीवाणु का खोज किया था। ठीक है, थियोफेस्टस को वनस्पति विज्ञान का आपका जनक माना जाता है। फर्न किस पादप का उदाहरण हो जाता है? तो फर्न आपका टेरिडोफाइट है। फर्न 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 टेरिडोफाइटा में आता है। ठीक है, टेरिडोफाइटा में आता है। टेरिडोफाइटा समूह जिसमें बीज एवं पुष्प नहीं पाया जाता है। क्लब तथा फर्न मर्शीलिया ये होते हैं। ब्रायोफाइटा को वनस्पति जगत का उभयचर भी कहा जाता है, क्योंकि यह जल तथा थल दोनों पर रह सकता है, जैसे काई, लीवर, वार्टस, पोगोनेटम, ब्रिक्सिया सब कुछ होते हैं। ठीक है, थैलोफाइटा ऐसे पौधों का समूह है जिसमें जड़ तथा तना पत्तियों में विभाजित नहीं होते। इसे कवक और शैवाल में आपका थैलोफाइटा आते हैं। ठीक है, थैलोफाइटा में आते हैं। ओके, अगला सवाल। अगला, अगर वही फाइनेरोगैम ऐसे पौधों का समूह है जो पुष्प एवं बीज देते हैं। ये पौधे जड़, तना तथा पत्तियों में विभाजित होते हैं, जैसे सूरजमुखी, कमल आदि। कौन सा अम्ल आमाशय में प्रवेश करने वाले जीवाणुओं को नष्ट करता है? तो HCl लगाओ यार, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ही होता है। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है।
वहीं अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, चलो, वे जीव जो पादपों द्वारा संश्लेषित भोजन ग्रहण करते हैं क्या कहलाते हैं? विषमपोषी कहलाते हैं। ठीक है, विषमपोषी कहलाते हैं। स्वपोषी तो पौधे होते हैं। स्वपोषी कौन होते हैं? पौधे होते हैं। ठीक है, परजीवी कौन होते हैं? जो दूसरे जीवों पर आश्रित होते हैं। हरे एवं कोमल तने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? हरे एवं कोमल पौधे क्या कहलाते हैं? हर्ब्स कहलाते हैं, शाक कहलाते हैं। ठीक है, शाक कहलाते हैं। कौन कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं? शाक कहलाते हैं। कोमल कोमल एवं तने वाले पौधों को शाक कहते हैं। जैसे पालक है, गाजर है, मूली है आदि। जिन पौधों में शाखाएं तने के आधार के समीप से निकलती हैं तथा तना कठोर होता है परंतु मोटा नहीं होता है, ऐसे को झाड़ी कहते हैं। हाँ ठीक है। वृक्षों का मुख्य तना मोटा तथा काष्ठी होता है। मुख्य तना ऊपर जाकर शाखाओं में विभाजित हो जाता है, जैसे आम, इमली, बबूल आदि। बेलेनोग्लोसस ये क्या होता है? प्राणी जगत के किस संघ से संबंधित है? तो हेमिकॉर्डेटा से। ठीक है, बेलेनो वाली नहीं, कार नहीं है। ठीक है, बेलेनोग्लोसस जो है हेमिकॉर्डेटा से संबंधित हो जाता है। ठीक है, हेमिकॉर्डेटा में इसमें खुले प्रकार का प्रसंचरण तंत्र पाया जाता है। इकाइनोडर्मेटा के जीव बाह्य युक्त जलीय जीव होते हैं, जैसे आपका ब्रिटल स्टार, तारा मछली आदि। मोलस्का। ठीक है भाई, चलो आगे। थैलोफाइटा का एक उदाहरण नहीं है। कौन सा नहीं है इनमें से? तो मार्केशिया नहीं है। बाकी आपका कारा, क्लेडोफोरा, स्पाइरोगारा ये सब होते हैं। ठीक है, कृत्रिम मधुरक है। कृत्रिम आर्टिफिशियल स्वीटनेस तो आपका कौन सा है? सोडियम बेंजोएट, शर्करा, और कौन सा है? और आपसे सैकरीन होता है, सैकरीन ही होता है। ठीक है, कृत्रिम मधुरक होता है। सोडियम बेंजोएट का आपका परिरक्षक यानी फूड प्रिजर्वेशन में काम किया जाता है। सेरीकल्चर क्या होता है? इसमें आपका रेशम कीटों का वाणिज्यिक पालन होता है, इसका सेरीकल्चर। ठीक है, अगला सवाल है आपका, केंद्रक एवं कोशिका झिल्ली के बीच में एक जेली के समान आपका मौजूद पदार्थ को क्या कहा जाता है? तो आपका कोशिका द्रव्य कहा जाता है। क्या भाई साहब कहा जाता है? कोशिका द्रव्य। जेली के समान होती है, केंद्रक एवं कोशिका झिल्ली के बीच में होती है। कौन सा आयरन के अवशोषण को प्रभावित करता है? तो विटामिन सी जो है। कौन सा विटामिन आयरन के अवशोषण को प्रभावित करता है? विटामिन सी। ठीक है, विटामिन सी है, विटामिन सी है। विटामिन सी मुख्यतः खट्टे फलों में मिलता है। ठीक है, विटामिन डी डिक्यूस होता है। ठीक है, भ्रूण की अवस्था जिसमें सभी शारीरिक भागों की पहचान हो सके, तो क्या हो? तो गर्भ। ठीक है, गर्भ कहलाता है। ठीक है, गर्भ कहलाता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, गर्भ की अवस्था में सभी शारीरिक अंगों की पहचान की जा सकती है। गर्भावस्था के कई चरण होते हैं, जैसे युग्मनज, मोरूला, ब्लास्टोसिस्ट, भ्रूण निषेचन के दूसरे सप्ताह से 8वें सप्ताह तक। गर्भ जो होता है 19वें सप्ताह से जन्म तक। ठीक है, आदि अवस्था। निषेचन के परिणाम स्वरूप युग्मनज बनता है। ठीक है, और डिप्लॉइड होता है। यह आमतौर पर डिम्बवाहिनी में बनता है, फैलोपियन ट्यूब में बनेगा। ठीक है, ने जैव विकास के उदाहरणों को अपनी पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में लिखा है। तो किसने लिखा है? तो डार्विन जी ने लिखा है, चार्ल्स डार्विन ने लिखा है। चार्ल्स डार्विन की ही पुस्तक है। ठीक है, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में लिखा है। ठीक है, उन्होंने प्राकृतिक चयन यानी नेचुरल सिलेक्शन के नियम को भी दिया था। एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके की खोज की थी 1796 में। अरस्तु को जीव विज्ञान तथा जंतु विज्ञान का पिता माना जाता है। रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज करी थी 1831 में। कोशिका भित्ति का प्रमुख कार्य क्या होता है? चलिए देख लेते हैं भाई साहब। प्रमुख कार्य होता है कि आपका यह कोशिका को आकार तथा दृढ़ता देता है। ठीक है, यही आपका कोशिका झिल्ली का कार्य होता है, कोशिका भित्ति का। ठीक है, वहीं अगर हम बात करते हैं, थोड़ी और चीजें बात कर लेते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिकाओं में ही पाई जाती है। ठीक है, यह कोशिका झिल्ली के चारों ओर फैली एक दृढ़ परत है, कोशिकाओं को आकार का दृढ़ता प्रदान करती है। तारक काय क्या होता है? जिसे सेंट्रोसोम कहते हैं। ये कोशिका विभाजन में मदद करता है। पादप कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। किससे? सेलुलोज की बनी होती है तथा निर्जीव होती है।
कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक 1665 कॉर्क में की थी। जनन की वह प्रक्रिया जिसमें केवल एक ही जीव भाग लेता है उसे आपका अलैंगिक जनन कहा जाता है। क्या कहा था? अलैंगिक जनन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में केवल एक ही जीव भाग लेता है। मुकुलन, विखंडन, कायिक प्रजनन आदि लैंगिक जनन के उदाहरण हो जाते हैं। लैंगिक जनन में नर मादा युग्मक मिलते हैं, ये सब आपको पता है, जाइगोट बनता है, ठीक है। बेरी विटामिन B1 होता है, ठीक है। चलो ये सब आपको पता है। चलिए अगला सवाल। स्टेप्सिन एंजाइम जो वसा अम्ल को ग्लिसरॉल में बदल देता है, तो आपका स्रावित होता है, अग्नाशय में स्रावित होता है, ठीक है। अग्नाशय से स्रावित होता है। स्टेप्सिन एंजाइम अग्नाशय द्वारा स्रावित लाइपेज पाचक एंजाइम है जो वसा के पाचन में मदद करता है, ठीक है। यह वसा अम्ल को पाचीकरण के द्वारा ग्लिसरॉल में बदल देता है। लाइपेज जो एंजाइम है, लाइपेज एंजाइम जो फैट को पचाता है, ट्रिप्सिन एंजाइम प्रोटीन को पचाता है। एंजाइम भी आपका अग्नाशय से ही क्या होते हैं? स्रावित होते हैं, सब अग्नाशय से ही निकलते हैं। अग्नाशय से जब इंसुलिन नामक हार्मोन निकलता है तो आपका डायबिटीज नामक बीमारी हो जाती है। कम निकलेगा तब, ठीक है। अग्नाशय से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी निकलता है जो भोजन के आमाशय से निकलता है, ठीक है, जो सूक्ष्म जीवों को नष्ट करता है। ऐसी कोशिकाएं जिनमें केंद्रक पदार्थ केंद्रक झिल्ली के बिना होता है कहलाती हैं। क्या करें? ऐसी कोशिकाएं जिनमें केंद्रक पदार्थ केंद्रक झिल्ली के बिना होता है तो क्या कहलाती हैं? प्रोकैरियोटिक होती हैं, ठीक है। प्रोकैरियोटिक होती हैं। प्रो मतलब क्या होता है? पहले, ठीक है, ऐसे याद कर सकते हो। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक पदार्थ बिना केंद्रक झिल्ली के पाया जाता है। दरअसल प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं आदिम यानी प्रिमिटिव एवं अविकसित होती हैं। इनमें अधिकांश कोशिकांग अनुपस्थित होते हैं, परंतु 70 इस प्रकार के राइबोसोम इसमें पाए जाते हैं। अपवाद है भैया, ठीक है। चलो अपवाद ही तो मजा आती पढ़ने में। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं जीवाणु तथा नीलरी शैवाल जैसे में पाई जाती हैं। यूकैरियोटिक कोशिकाएं सुविकसित होती हैं और इनमें सभी प्रकार के कोशिकांग पाए जाते हैं। तो प्रोकैरियोटिक इसमें तो आपका नीलरी शैवाल हुआ, जीवाणु हुआ, उसमें देखने को मिलेंगे, ठीक है। यूकैरियोटिक कोशिकाएं सुविकसित होती हैं, हम सभी कोशिकांग इनमें पाए जाते हैं। किसमें? यूकैरियोटिक में पाए जाते हैं, ठीक है। पादप कोशिका की एक विशेषता होती है, तो पादप कोशिका की विशेषता होती क्या होती है? इनमें भाई साहब एक कोशिका भित्ति पाई जाती है, ठीक है, जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती है। चलो भाई, दरअसल कोशिका भित्ति हरित लवक और बड़ी रिक्तिका केवल पादप कोशिकाओं में ही पाई जाती है, ठीक है। हरित लवक भी देखने को मिलेंगे, ठीक है। जंतु कोशिकाओं में रिक्तिका छोटी असंख्य होती है और वहीं हरित लवक जंतु कोशिकाओं में अनुपस्थित होता है, ठीक है। अपवाद यूग्लिना में तो पाया जाता है। कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है जो कोशिका को निश्चित आकार तथा दृढ़ता प्रदान करती है। फूल के अंतरम भाग को क्या कहा जाता है? फूल के अंतरम भाग को आपका स्त्री केसर कहा जाता है, ठीक है, स्त्री केसर कहा जाता है। फूल के अंतरम भाग को क्या कहते हैं? स्त्री केसर कहते हैं। यह फूल का मादा जनन अंग है। स्त्री केसर पराग प्राप्त कर बीज उत्पन्न करता है। पुंकेसर पुष्प का नर अंग होता है। पंखुड़ी फूल का रंगीन भाग है जो पुष्प को आकार देता है, ठीक है। बाह्य दल जो होते हैं वो फूल के बाहरी से जुड़ी पत्ती है जो ये पंखुड़ी के समान होती है। रक्त में कुछ निश्चित कोशिकाएं की उपस्थिति के कारण रक्त का थक्का बनता है, तो आपका यहाँ पर कौन सा? बिंबाणु यानी प्लेटलेट्स इससे उत्तर हो जाता है, इसका प्लेटलेट्स इसमें उत्तर हो जाएगा, ठीक है। ये आपका होती है अगर आरबीसी का 120 दिन जीवन काल होता है, ठीक है। और आपका ये शरीर में प्रतिरक्षा का काम डब्ल्यूबीसी करते हैं, ठीक है। प्लेटलेट्स क्या करते हैं? रक्तस्राव की स्थिति में रक्त का थक्का जमाने में मदद करते हैं। कोशिका का शक्तिक्रय तो आपका माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। कौन सा पानी में घुलनशील? गई भैंस पानी में, तो BC हो जाता है, ठीक है, B और C हो जाता है। गई भैंस पानी में, ऐसे याद कर सकते हो आप, ठीक है। चलो अगला सवाल देख लेते हैं। यहाँ पर कोशिका के सुसाइड बैग के रूप में जाना जाता है, तो ये आपका कौन होता है? लाइसोसोम होता है, ठीक है। लाइसोसोम डीडोवे ने इसकी खोज करी थी, ठीक है। और कोशिका द्रव्य को संयुक्त रूप से प्रोटोप्लाज्म कहा जाता है। लिग्निन जो होता है एक अकार्बनिक पदार्थ होता है, कोशिका भित्ति पर जमा होता है। भूविज्ञान की भाषा का जिसमें डायनासोर का अध्ययन किया जाता है कोशिका की शाखा कहलाती है। डायनासोर का जब अध्ययन किया जाएगा तो क्या कहलाएगा?
तो ये कहलाता है पैलियोंटोलॉजी, जीवाश्म विज्ञान कहा जाता है। ठीक है, पैलियोंटोलॉजी होता है भाई साहब। ठीक है, चूंकि डायनासोर विलुप्त हो चुका है, इसका अध्ययन भी जीवाश्म विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। सेफ्रोलॉजी एक आपका दर्शन संबंधी अध्ययन होता है। ठीक है, पेट्रोलॉजी क्या होता है, चट्टानों का अध्ययन होता है। स्टोलॉजी क्या होता है, ऊतकों के निर्माण का अध्ययन किया जाता है। कॉपर स्मिथ बॉर्बिट क्या है, कॉपर स्मिथ बॉर्बिट क्या होता है, कॉपर स्मिथ बॉर्बिट क्या होता है, क्या पक्षी होता है, क्या छोटा शाकाहारी जीव होता है, तो होता क्या है भाई साहब, क्या मांसाहारी पौधा, क्या पक्षी होता है, तो पक्षी होता है भाई साहब। ठीक है, कॉपर स्मिथ बॉर्बिट लाल सिर तथा लाल पैर वाला पक्षी है। भारतीय उपमहाद्वीप तथा दक्षिण पूर्व एशिया में पाया जाता है। मांसाहारी पौधे नाइट्रोजन की कमी वाली मिट्टी में मिलते हैं, ध्यान रखना भैया। ठीक है, मांसाहारी जो पौधे होते हैं वो कहाँ पर, नाइट्रोजन की कमी वाली मिट्टी में उगते हैं। कीटों से अपने ये पोषक तत्व प्राप्त करते हैं, जैसे ड्रोसेरा, नेफेथिन्स, डायनोसिया, यूट्रिकुलेरिया, घटपरड़ी ये होते हैं। ठीक है, घटपरड़ी होते हैं। वायु द्वारा परागण के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द क्या होता है, तो एनिमोफिली कहा जाता है। क्या, एनिमोफिली कहा जाता है। ठीक है, एनिमोफिली कहा जाता है। चलो भाई, मनुष्य में हिचकी सामान्यता कह रहा है कि किसके नीचे की ओर स्थान परिवर्तित यानी शिफ्टिंग के कारण होता है। हिचकी किसकी वजह से आती है, तो ये आपका जो मध्यपट होता है, ठीक है, डायाफ्राम होता है, इसके नीचे खिसकने की वजह से होता है। हिचकी के समय मध्यपट के नीचे की ओर शिफ्टिंग होती है। या स्तनधारी प्राणियों में वक्ष गुहा तथा उदर गुहा के बीच में स्थित होता है। कंठ नली स्वरयंत्र श्वसन नली से जुड़ा होता है या ध्वनि उत्पादन में मदद करता है, इसलिए ध्वनि बॉक्स कहा जाता है। ठीक है, श्वास नली गले के स्वरयंत्र को फेफड़ों से जोड़ती है और यह वायु को मुंह से फेफड़ों तक पहुंचाती है। टेरिडोफाइट्स प्रजनन कैसे करते हैं, टेरिडोफाइट्स आपका बीजाणुओं की वजह से करते हैं। किससे भैया, बीजाणुओं की वजह से ही करते हैं। टेरिडोफाइट्स बीजाणुओं की सहायता से प्रजनन करते हैं। ठीक है, क्योंकि ये पौधे बीज एवं पुष्प नहीं बनाते हैं। परागकण नर युग्मक होते हैं जो मादा जनन के भाग वर्तिकाग्र पर पहुंचकर परागण करते हैं और परिणामतः निषेचन होता है। उच्च समूह जैसे आवृतबीजी पौधों में पुष्प एवं बीज दोनों बनते हैं। पुष्प में पुष्पजनन जननांग पुंकेसर तथा स्त्री जननांग स्त्रीकेसर होता है। मानव पाचन तंत्र के निम्नलिखित में से किस भाग में भोजन का पाचन पूरा होता है, तो किसमें होगा भाई, छोटी आंत में होगा। बोलो शंकर भगवान की जय हो, भैरव बाबा की जय हो। कौन सा फूल नर का हिस्सा होता है, तो फूल नर का हिस्सा होता है, पुष्प पुंकेसर होता है। ठीक है, पुंकेसर होता है। और स्त्री केसर जो जायंग कहते हैं वो आपका किससे होता है, फीमेल से होता है, चिपचिपा होता है। परागकण को धारण कर परागण में मदद करता है। ठीक है, प्रत्येक पुष्प के 4 भाग होते हैं, एक होता है कैल्किस, एक कोरोला तथा पुंकेसर तथा जायंग होता है। कौन सा पोषक तत्व प्रति ग्राम अधिकतम ऊर्जा प्रदान करता है, तो कौन सा करेगा, क्या फैट करेगा या प्रोटीन करेगा या कार्बोहाइड्रेट करेगा या विटामिन करेगा, तो फैट करेगा। ठीक है, फैट करेगा। फैट से लगभग 9 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है, जबकि प्रोटीन से लगभग 4 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है, इसलिए शरीर का सबसे मजबूत मांसपेशी चौड़िका पेशी कहाँ पर स्थित होती है, तो चौड़िका पेशी आपका जबड़ा में, जबड़ा में देखने को मिलेगी। ठीक है, जब जबड़ा में देखने को मिलेगी। सबसे मजबूत मांसपेशी जबड़ा में स्थित है। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर है जो जांघ में मिलेगी। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कान की है जो स्टेपीज कहते हैं जिसे। ठीक है, मनुष्य के हाथ में 27 हड्डियां होती हैं। मनुष्य की कुल आपका 24 पसलियां होती हैं। ठीक है, एक जीवित कोशिका के संपूर्ण अवयवों के रूप में जाना जाता है, जिसमें साइटोप्लाज्म और नाभिक शामिल होते हैं। तो प्रोटोप्लाज्म ले लो भैया। ठीक है, प्रोटोप्लाज्म के रूप में जाना जाता है। ठीक है, और यहाँ पर एक जीवित कोशिका के संपूर्ण अवयवों को प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। दरअसल इसमें कोशिका द्रव तथा केंद्रक दोनों शामिल होते हैं। कोशिका झिल्ली एक अर्धपारिक्रम झिल्ली है। ठीक है, जो लिपिड तथा प्रोटीन से मिलकर बना होता है। लाइसोसोम को कोशिका की आत्म
आत्महत्या की थैली कहते हैं क्योंकि यह अपने एंजाइम से पूरे कोशिका को पाचित कर देता है। अच्छा, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका पावर हाउस कहा जाता है। ठीक है, वह रक्त वाहिकाएं जो रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में ले जाती हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें धमनियां कहा जाता है। उन्हें धमनियां कहा जाता है, धमनियां कहा जाता है। तो वही हम बात कर लेते हैं हृदय से शरीर के अन्य भाग में रक्त ले जाने वाली वाहिकाओं को धमनियां कहते हैं। मुख्य धमनी महाधमनी है जो दिल के बाएं नीले से जुड़ा होती है। सिराओं में सामान्यतः अशुद्ध रक्त बहता है किंतु उपशिरा में शुद्ध रक्त बहता है। ठीक है, अच्छा, किस बीमारी का नाम सितारों का बुरा प्रभाव है? किस बीमारी का नाम सितारों का बुरा प्रभाव है? ये देख रहे हो सवाल क्या पूछा गया? तो इन्फ्लुएंजा। अच्छा, इन्फ्लुएंजा रोग का अर्थ है सितारों का बुरा प्रभाव है। संक्रामक आपका सामान्य बीमारी इन्फ्लुएंजा वायरस के कारण होती है। टाइफाइड बीमारी साल्मोनेला टाइफी नामक बैक्टीरिया से होती है। बुखार, उल्टी आदि आती है। प्लेग बीमारी एक आपका जो होती है वो कारक आपका जीवाणु है। ठीक है, जीवाणु से होने वाले रोग जैसे आपका हैजा है, टाइफाइड है, निमोनिया है, कुष्ठ रोग है। आंख का कौन सा हिस्सा किसी वस्तु की छवि के तंत्रिका संकेतों को रूपांतरण के लिए जिम्मेदार होता है? तो कौन होगा? रेटिना ही तो होता है यार, रेटिना होगा। ठीक है, रेटिना होगा। पसीना आना एवं स्वेदन प्रकृति की विधि है। तो ये क्या होता है भाई? दुर्गंध वगैरह निकलती है क्या भाई? और यानी जो शरीर के आंतरिक तापमान को कम करने के लिए ये आपका पसीना आता है। ठीक है, ठीक है भाई, ठीक है, अच्छी बात है। अगला सवाल पूछा गया, किस यकृत शोध विषाणुओं के लिए कोई टीका नहीं है? किसके लिए कोई टीका नहीं है? तो हेपेटाइटिस सी के लिए कोई टीका भी बना नहीं है। बाकी सबके लिए डी के लिए बन चुका है, एक के लिए, बी के लिए, सी के लिए नहीं बना। ठीक है, सी के लिए नहीं बना है। और हेपेटाइटिस एक प्रकार का वायरस संक्रमण है जो कि यकृत में सूजन पैदा करता है। हेपेटाइटिस सी और ई तीव्र संक्रमण है। ठीक है, हेपेटाइटिस बी, सी और डी मंद संक्रमण है। हेपेटाइटिस के मुख्य लक्षण जैसे थकान, पेट दर्द, पीलिया आदि। ठीक है, और प्रायः हेपेटाइटिस ई जो दूषित जल एवं भोजन से होता है। हेपेटाइटिस बी, सी, डी संक्रमण रक्त से, वीर्य से एवं योनि के स्राव संपर्क से होता है। अच्छा भैया, हेपेटाइटिस बी, सी, डी जो होते हैं संक्रामक रक्त से, वीर्य से या योनि के स्राव संपर्क से होता है। कौन सा हेपेटाइटिस? ये जो बी, सी, डी होते हैं। कौन सा हरा रंग की उपस्थिति के कारण होता है? हरा रंग क्लोरोफिल की वजह से होता है। पौधों का हरा रंग क्लोरोफिल की वजह से होता है। ठीक है, चलो, कौन सा प्रोटीन है जो उपकला कोशिकाओं को क्षतिग्रस्त होने से बचाता है? कौन सा प्रोटीन है? कौन सा भैया? कोलेजन प्रोटीन है क्या? कैरोटीन प्रोटीन है। ठीक है, कैरोटीन प्रोटीन है जो उपकला कोशिकाओं को नुकसान होने से बचाता है। ठीक है, या उपकला कोशिकाएं शरीर की सतहों को बचाती हैं। ये कोशिकाएं त्वचा के साथ साथ रक्त कोशिकाओं, वाहिकाओं, मूत्रपथ आदि अंगों पर पाए जाते हैं। केराटिन जो प्रोटीन बाल, पंख, नाखून, सींग आदि मुख्य घटक है। कोलेजन भी एक प्रकार का ऊतकी प्रोटीन है। एक्टिन एक अनिवार्य प्रोटीन है जो संकुचन, गतिशील आदि के लिए उत्तरदायी है। थक्का बनाने के लिए आपका स्कंदन के लिए आपका जरूरत होती है। ठीक है, स्कंदन कहा जाता है। ठीक है, चलो भाई आगे देख लेते हैं। विटामिन के मदद करता है। ठीक है, प्लेटलेट्स मदद करता है। मानव शरीर में दोनों ओर स्थित अंग को पहचाने। दोनों ओर? अच्छा, दोनों ओर मतलब दो वृक्क, किडनी यार दो होती है। ठीक है, ऐसा सवाल पूछोगे? किडनी का आपका कार्य होता है रक्त को शुद्धिकरण करने का काम करता है। ठीक है, किडनी। नेफ्रॉन सेल होते हैं, नेफ्रोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, चलो, पादप जगत में फर्न तथा फर्न सहयोगी किस समूह से आते हैं? फर्न आपका टेरिडो, फर्न टेरिडो, फर्न कर दोगे तो टेढ़े मेढ़े कर दिया जाएगा, टेरिडोफाइट। ठीक है,
टेरिडोफाइट, 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 ठीक है, टेरिडोफाइट होता है भाई, ठीक है, कौन होता है, टेरिडोफाइट होता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं ब्रायोफाइट में क्या होता है, ये आपका पादप जगत का उभयचर होता है, जल थल दोनों में पाए जाते हैं, इकाई गैलीबोर क्वार्ट्स होते हैं। ये सारी चीजें यार बता चुके हैं कई बार अभी। दांत की जड़ किस पदार्थ से आच्छादित होती है, दांत की जड़ सीमेंटम यानी दंत वज्र से आच्छादित होती है, ठीक है। नए नए सवाल देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। दांत का बाहरी भाग जो शरीर का कठोरतम भाग होता है इनेमल, ठीक है, इनेमल होता है, ठीक है। और दांत की जड़ को सीमेंटम ढकता है, ठीक है। और पीरियडोंटल तथा एवं दांत को जोड़कर रखता है, ठीक है। मुंह के पीएच, मुंह का भीतर का पीएच आपका 7 के कम होने से कैविटी दांतों का क्षरण खतरा बढ़ जाता है। अच्छा, फ्लोराइड दांतों को सड़ने से बचाते हैं और इसलिए अधिकांश टूथपेस्ट में फ्लोराइड आयन होते हैं, ठीक है। छोटी आंत एवं बड़ी आंत के जंक्शन से जुड़ी थैली को क्या कहा जाता है, तो छोटी आंत तो ये आपका सीकम होता है, कौन सा, सीकम होता है, ठीक है। सीकम छोटी आंत बड़ी आंत का जोड़ने का काम करता है, ठीक है, सीकम ही होता है। छोटी आंत के 3 भाग होते हैं, एक होता है डुडेनम, जोजेनम और एलियम होता है, ठीक है, डुडेनम, जोजेनम और एलियम होता है। पौधों का भोजन का पाचन मुख्य रूप से प्रारंभ हो जाता है, कहाँ से, मुख से ही हो जाता है। टाइलिन एंजाइम कार्बोहाइड्रेट का तरल शर्करा में तोड़ता है, ठीक है। प्रोटीन का पाचन आमाशय से शुरू होता है और आपका पूर्ण पाचन छोटी आंतों में होता है। अग्नाशय से पूर्ण पाचक रस का निकलना, जैसे पेप्सिन, ट्रिप्सिन, लाइपेज। इक्राइन ग्रंथियों का मुख्य कार्य क्या होता है, इक्राइन ग्रंथियों का मुख्य कार्य होता है पसीना उत्पन्न करना, ठीक है, पसीना उत्पन्न करना। इक्राइन इक्राइन ग्रंथियों का मुख्य कार्य पसीना उत्पन्न करना। ये ग्रंथियां मुख्य रूप से लार पर, तलवे तथा हथेलियों पर पाई जाती हैं। शरीर का तापमान अतिरिक्त हो जाने पर हाइपोथैलेमस के संकेत से ये ग्रंथियां पसीना निकालकर शरीर का तापमान संतुलित करती हैं। मेलानिन जो होता है वो आपका त्वचा को रंग को प्रदान करता है। मुख्य वृद्धि हार्मोन जैसे पीयूष ग्रंथि से स्रावित होते हैं, जिसकी कमी से बच्चों में बौनापन हो जाता है। जब हमें अत्यधिक ठंड लगती है तो हम हम भयभीत होते हैं तो कौन सी मांसपेशियों के सिकुड़ जाने के कारण रोंगटे खड़े हो जाते हैं, तो आरेक्टर पीली, आरेक्टर पीली, आरेक्टर पीली जो मांसपेशियों के सिकुड़ जाने के कारण रोंगटे खड़े हो जाते हैं, जो हम डर जाते हैं, जो आप डर जाते हो, ठीक है। अत्यधिक ठंड एवं भयभीत की स्थिति में आरेक्टर पीली जो हेयर इरेक्टर मांसपेशी के कारण रोंगटे खड़े होते हैं। कोलेजन एवं इलास्टिन दोनों एक प्रकार के प्रोटीन, इनकी कमी से त्वचा पर झुर्रियां आ जाती हैं, जिससे व्यक्ति उम्रदराज दिखने लगता है। एपिडर्मिस बाह्य त्वचा है जिसमें केरोटीन प्रोटीन पाया जाता है, नाखून, पंजे तथा खुर आदि बनाने में मदद करते हैं। एक स्वस्थ व्यक्ति के प्रत्येक जो आपके इतने ml में 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन होता है, तो कितने ml में देखने को मिलेगा, बोलो शंकर भगवान की 100 ml में, 100 ml में आपका 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन होता है, ठीक है, 100 ml में, ठीक है, 100 ml में। तभी देखा होगा ना, जैसे पुरुषों में हीमोग्लोबिन 14 से 18 के बीच में होता है, ग्राम पर डीएल होता है, जबकि महिलाओं में 12 से 16 ग्राम का ग्राम पर डीएल होता है। हीमोग्लोबिन की कमी से एनीमिया रोग होता है। हीमोग्लोबिन लाल रक्त कणिकाओं जो आपका में पाए जाते हैं। श्वेत रक्त कणिकाओं के असामान्य होने से ल्यूकेमिया नामक बीमारी हो जाती है, ठीक है। मानव हृदय की शारीरिक संरचना से संबंधित है, तो महाधमनी, ठीक है, मानव हृदय की शारीरिक संरचना से संबंधित है, कौन सी आपकी, तो मानव हृदय से तो यार ये केवल आपका कौन सा, महाधमनी ही संबंधित है, ठीक है। महाधमनी रोटा हृदय का एक भाग है, यह मुख्य रक्तवाहिका है, यह हृदय से नीचे की ओर रक्त की आपूर्ति करती है। सेरेब्रम मस्तिष्क का एक सबसे बड़ा भाग है, यह मेमोरी, बुद्धिमत्ता आदि के लिए उत्तरदायी है। मानव के हृदय में 4 कक्ष होते हैं, 2 अलिंद 2 निलय होते हैं। सरीसृप के हृदय में 3 कक्षक तथा पक्षी में 4 कक्षक होते हैं। मेढक के हृदय में 3 कक्षक होते हैं। हृदयाघात वाहिकाओं के ब्लॉकेज से कारण होता है। रूमेटिक हृदय रोग आदि
हृदय संबंधित बीमारियां हो जाती हैं। ल्यूकीमिया तो आपका WBC की अधिकता की वजह से हो जाता है, ठीक है, रक्त से संबंधित हो जाता है ल्यूकीमिया। मेलानिन एक प्राकृतिक पदार्थ है जो आपका पदार्थ सभी जीवों में बालों तथा त्वचा रंगों का रंग निर्धारित करता है, ठीक है। चलिए भाई साहब आगे देख लेते हैं। अगला सवाल पूछा गया है, क्या पूछा गया है, शैवालों के वर्गीकरण के संबंध में फियोफाइसी के सदस्यों को आमतौर पर जाना जाता है भूरे शैवाल, फियोफाइसी भूरे शैवाल, फियोफाइसी भूरे शैवाल, रोडोफाइसी लाल शैवाल, ठीक है, लाल सा, फियोफाइसी भूरे शैवाल, ठीक है। चलो, किसे पादप जगत के उभयचर के रूप में जाना जाता है, तो आपका जस्ट ब्रायोफाइटा को जाना जाता है, ठीक है, ब्रायोफाइटा को जाना जाता है। मगरमच्छों में हार्ट चैम्बर कितने होते हैं, मगरमच्छ में 13 होते हैं, ठीक है। तलचट्टा में 13 चैम्बर होते हैं, ठीक है। इसमें कितने, मगरमच्छ में 4 ही चैम्बर होते हैं, कितने, 4 चैम्बर होते हैं। तो यहाँ पर अगर बात करते हैं, मगरमच्छ में 4 चैम्बर, 4 हार्ट चैम्बर होते हैं। और वहीं सरीसृप में जो आपका मगरमच्छ सरीसृप में आता है, ठीक है। और मेढक में आपका 3 चैम्बर होते हैं, कितने, मेढक के हृदय में 3 चैम्बर होते हैं, ठीक है। और मानव हृदय में 4 चैम्बर होते हैं, ठीक है, 4 चैम्बर होते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला सवाल आपसे पूछा गया है, कंजक्टिवाइटिस मुख्य रूप से किससे संबंधित एक बीमारी हो जाती है, तो आंखों से संबंधित हो जाती है, जिसे जिसे नेत्र श्लेष्मता कहते हैं। पतली पारदर्शी झिल्ली है, यह पलकों के श्वेत भाग को ढक लेती है, ठीक है। यह वायरस तथा बैक्टीरिया के सामान्य संक्रमण से हो सकता है, हालांकि इसमें आमतौर पर दृष्टि प्रभावित नहीं होती। मायोपिया क्या होता है, निकट दृष्टि दोष होता है। हाइपरमाइट्रोपिया दूरदृष्टि होता है, ठीक है, दूरदृष्टि दोष होता है। चलो भाई आगे, पोलियो रोग किस प्रकार के जीव के कारण होता है, पोलियो आपका वायरस से होता है, ठीक है, पोलियो वायरस से होता है। पोलियो की वैक्सीन की खोज 1955 में जोनास साल्क ने बनाया था। फिर डॉक्टर अल्बर्ट शॉबिन ने ओरल पोलियो वैक्सीन बनाई, ठीक है। ओरल वाले कौन, अल्बर्ट शॉबिन ने बनाया। साल्क ने खोजा था 1955 में जो पोलियो वैक्सीन बनाई थी। अन्य विषाणु जनित रोग जैसे HIV हुआ, चेचक, चिकन पॉक्स, इन्फ्लुएंजा, ये बीमारी हो जाती है, ठीक है, मीजल्स वगैरह। जीवाणु जनित रोग जैसे आपका टीबी, कुष्ठ रोग, टाइफाइड आदि। प्रोटोजोआ जनित आपका मलेरिया, फायरिया, अमीबियासिस, ठीक है। और ये एमाइलेज एंजाइम किसमें, तो लार में पाया जाता है, किसमें भाई, लार में पाया जाता है, ठीक है। अगला सवाल देख लेते हैं। मानव में होने वाले रोग, उनके कारक सूक्ष्म में ये बताना है, ठीक है। तो कह रहा है कि कौन सा सही सम्मिलित नहीं है, ठीक है। क्षय रोग जो होता है वो टीबी यानी कह रहा है कि विषाणु से होता है, गलत बात है, यही तो गलत हो गया, तो पहला वाला गलत है। चिकन पॉक्स विषाणु तथा जल भोजन से होता है, चिकन पॉक्स वायरस, ये तो सही है, ओनली 2 सही है, ठीक है। तो कौन सा गलत है, तो ना तो करेक्ट, कौन सा युग्म सही नहीं है, तो ना तो 1 ना ही 2 सही नहीं है। क्षय रोग जीवाणु से होता है, क्षय रोग जीवाणु से होता है, ठीक है, जीवाणु से होता है। और आपका चिकन पॉक्स जो होता है वेरिसेला जोस्टर वायरस से होता है, यह संक्रमित व्यक्ति के सांस के फैलाव में फैलता है। बीमारी मुख्यतः संचारी रोग और ठीक है, ये तो सारी चीजें ऊपर कर चुके थे। साइकस किस जंतु संघ का उदाहरण हो जाता है, साइकस आपका जिम्नोस्पर्म का हो जाता है, ठीक है, जिम्नोस्पर्म का हो जाता है। अवनावृष्ट बीजी में नग्न बीज पौधे होते हैं, नग्न बीज वाले होते हैं, ठीक है। साइकस जिम्नोस्पर्म जो आपका समूह का पौधा, सदाबहार पौधा इसमें आता है, सदाबहार पौधा आता है। चलो आगे देख लेते हैं। कह रहा है इनके पूरे शरीर पर छिद्र तथा रंध्र होते हैं, इन्हें सामान्यतः स्पंज कहा जाता है। ये मुख्यतः समुद्री आवासों में पाए जाते हैं। ये कौन होते हैं भाई, ये होते कौन है, तो ये पोरीफेरा होते हैं, ठीक है, पोरीफेरा होते हैं, ठीक है, पोरीफेरा। अगर वहीं हम बात करना चाहते हैं कि पोरीफेरा जीवों के स्पंजों में पाचन उत्सर्जन समेत कई प्रक्रियाएं एक विशेष तंत्र से पूरा होता है, जिसे नाल तंत्र कहते हैं। नाल तंत्र में जल जंतु के शरीर में ऑस्ट्रिया से प्रवेश करता है, ऑस्कुलम से उत्सर्जित होता है। पोरीफेरा का उदाहरण जैसे आपका यूप्लेक्टेला, साइकॉन तथा स्पर्जिला हो जाता है। एनेलिडा में क्या आता है, एनेलिडा में आपका एनेलिडा जंतु जगत का एक संघ है, जिसके जीवों का शरीर छल्लानुमा गोलाकार होता है,
जैसे केचुआ हो गया, एनालिडा में आता है, नेरिश और हेट्रोनेरिश आता है, ठीक है। प्लेटेहेल्मिन्थेस के जीव मुख्यतः परजीवी होते हैं, जैसे आपका ब्लेनेरिया, फैसियोला तथा एस्कैरिस होते हैं, ठीक है। अगला सवाल पूछा गया, यूडोरिना की प्रजातियों में होने वाले दो भिन्न आकार के युग्मकों का संलयन कहलाता है, क्या कहलाता है? असमयुग्मन कहलाता है, ठीक है। असमयुग्मन कहलाता है, ए वाला उत्तर हो जाता है सही, ठीक है। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल क्या कर रहा है, अब आपसे पूछा जा रहा है, बहुत अच्छा सवाल पूछा गया, मेवा जो होते हैं वनस्पति तथा मछली के जो जो आपका नट्स होते हैं, नट्स जो आपका ओमेगा 3 के आपका इम्पोर्टेंट स्रोत होते हैं, ठीक है। चलो भाई मछली, हाँ चलो अगला, कौन सा जलीय सूक्ष्मजीव पादप प्लवक खाते हैं और फिर मछली तथा क्रस्टेशिया और अन्य बड़ी प्रजातियों के लिए भोजन बन जाते हैं? तो आपका प्लवक हो जाते हैं, प्राणी प्लवक, ठीक है, प्राणी प्लवक हो जाते हैं, ठीक है। अगला सवाल पूछा जा रहा है आपसे कि थैलोफाइटा में कौन से शामिल होते हैं, कौन से थैलोफाइटा में आपका उल्का चारा तथा क्लेडोफोरा होते हैं, क्लेडोफोरा होते हैं, ठीक है। उल उल्वा चारा और क्लेडोफोरा थैलोफाइटा में आते हैं, थैलोफाइटा में आते हैं, ठीक है, थैलोफाइटा में आते हैं। करा कि कौन सा एक कुपोषण का गंभीर रूप है जो आमतौर पर शिशुओं और बच्चों को प्रभावित करता है, अक्सर 5 साल की उम्र में दूध छुड़ाने की उम्र के आसपास होता है, जब दूध छुड़ा देता है तब हो जाता है। तो ये कौन सा क्वाशियरकोर हो जाता है, प्रोटीन की कमी से हो जाता है, ठीक है। स्कर्वी पर्याप्त नहीं होने, स्कर्वी यार विटामिन सी की कमी से ही होता है, सीधे ले लो आप, ठीक है, और उसमें और कुछ नहीं, मशरूड़ों वगैरह में दिक्कत आ जाती है। हमारे शरीर में कैल्शियम का कार्य नहीं है, कौन सा कार्य है जो कैल्शियम का कार्य नहीं है? तो कैल्शियम का कार्य कह रहा है कि यह मांसपेशियों को सिकुड़ने में मदद करता है, बिल्कुल करता है। पाचन तंत्र में मदद करता है, ये गलत है, कैल्शियम नहीं करता है। यह रक्त का थक्का जमाने में मदद करता है, सही है। यह स्वास्थ्य हड्डियों में दांतों में से जुड़ा होता है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। अगला सवाल कह रहा है कि कोशिकांग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जैसी मोटाई वाली एक के ऊपर एक लगी हुई झिल्लीदार थैली है जो प्रोटीन तथा लिपिड अणुओं तथा विशेष रूप से स्थायी प्रोटीन तथा संसाधित करने तथा उसकी पैकेजिंग में सहायक होता है। तो कौन सा हो जाता है भाई? तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो ये गाल्जी उपकरण, ठीक है, गाल्जी बॉडी जो होते हैं, गाल्जी उपकरण। कैमिलो गोल्जी ने गाल्जी का एक खोज की थी, कैमिलो गोल्जी, ठीक है, 1898 में करी थी। जैसी ये एंडोप्लाज्मिक जैसे ही आपकी एक के ऊपर एक लगी हुई झिल्लीदार थैली होती है या प्रोटीन लिपिड तथा आदि के पैकेजिंग का काम करती है। इसे ट्रैफिक पुलिस भी कहा जाता है, किसे? गोल्जी काय को ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल कहा जाता है, याद रखना भाई, इंपॉर्टेंट सवाल है। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज कॉलिकर ने करी थी, ठीक है, हाँ चलो। मुख्य रूप से पैकेजिंग सामग्री का कार्य करता है जिसे इंट्रासेलुलर लक्ष्यों तक पहुंचाया जाता है, कोशिका के बाहर स्रावित किया जाता है, कोशिका के बाहर स्रावित किया जाता है। तो गोल्जी का ही होता है, जिससे भी ऊपर हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है, उसी के बारे में एक और सवाल पूछा गया था ये, ठीक है। चलो भाई आगे कह रहा है कि ब्रेड अनाज और पास्ता में पाए जाने वाले स्टार्च की लंबी श्रृंखलाओं से बने होते हैं। तो ग्लूकोज की लंबी श्रृंखलाओं से बने होते हैं, ठीक है, ग्लूकोज, ब्रेड और अनाज, पास्ता, ठीक है, पास्ता वगैरह में। सेंट्रोमियर के स्थान पर निम्नलिखित में से कौन सा गुणसूत्र नहीं होता है? तो लोफोसेंट्रिक, ठीक है, बाकी आपका एक्रोसेंट्रिक, मेटासेंट्रिक, टेलोसेंट्रिक, ये सब कुछ होते हैं, ठीक है। चलो भैया आगे देख लेते हैं। कह रहा है कि कौन सा प्रकार संश्लेषण में सक्षम जलीय जीवों का एक विविध समूह हो जाता है? जलीय जीवों का तो आपका शैवाल हो जाता है, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण में सक्षम जलीय जीवों का एक विविध समूह हो जाता है, कौन? शैवाल हो जाता है, शैवाल हो जाता है, शैवाल हो जाता है। कौन सा यूकैरियोटिक कोशिकाओं और स्वपोषी जीव है? कौन सा आपका यूकैरियोटिक तथा बहुकोशिकीय तथा स्वपोषी जीव है? तो आपका पादप ही है, ठीक है, पादप ही हो जाता है। कुछ लोग लगा के आ जाएंगे क्या कुकर मुत्ता, अरे यार कौन सा संघ सीलन से संबंधित हो जाता है? सीलन से आपको कौन सा? तो ये आपका ऑरेलिया हो जाता है, संबंधित हो जाता है, ठीक है, ऑरेलिया हो जाता है। ये समुद्र में ऑरेलिया सिलिंड्रोटा से संबंधित है। ऑरेलिया को जेलीफिश या मून जेलीफी भी कहा जाता है, मून जेली भी कहा जाता है, ठीक है।
और यहाँ पर अगला सवाल पूछा गया, ऊतकी परीक्षण के लिए कोशिका द्रव का लाल रक्त कणिकाओं कोलेजन तथा पेशी जंतुओं को अभिरंजित करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला उत्क्रमणीय प्रतिदीप्तशील तथा लाल अम्लीय रक्षक कौन सा हो जाता है? तो ये कौन सा हो जाता है भी? तो ये योशिन हो जाता है। कौन? योशिन हो जाता है। योशिन। कौन सी कोशिकीय संरचना अंतावस्था पर कोशिका की गतिशीलता तथा आसंजनता ध्रुवता को नियंत्रित करती है? समसूत्रण के दौरान स्पिंडल ध्रुवों के संगठन की सुविधा प्रदान करती है। तो कौन हो जाता है? तो ये आपका कौन सा? सेंट्रोसोम हो जाता है। कौन सा भैया? सेंट्रोसोम हो जाता है। ठीक है, सेंट्रोसोम। अगला कौन सा प्रोटोजोआ नहीं है? ठीक है, तो स्काइफा प्रोटोजोआ नहीं है। बाकी आपका यूक्लिना, अमीबा, प्लाज्मोडियम, ये सब आपके प्रोटोजोआ हो जाते हैं। ठीक है, लिखित में से किस स्थिति में विशेषकर प्रारंभिक गर्भावस्था के दौरान आयोडीन और थायराइड हार्मोन की कमी के कारण गंभीर शारीरिक तथा मानसिक संवेदना हो सकती है? तो अवटमानता हो सकती है। ठीक है, कौन सी? जो आपका क्रेटिनिज्म जो बोलते हैं। ठीक है, अवटमानता हो सकती है। ठीक है, क्रेटिनिज्म होता है। ठीक है, चलो भाई अगला सवाल देख लेते हैं। कह रहा टाइफाइड जो है की पुष्टि के लिए आपका विडाल टेस्ट किया जाता है। इसमें कौन सी बड़ी बात है? टाइफाइड चेक करो ना, विडाल टेस्ट करा लो, जाके पता चल जाएगा आपको टाइफाइड है कि नहीं। जीवाणु कशाबिनी फ्लैजिला के कितने घटक होते हैं? फ्लैजिला के आपके 3 घटक होते हैं। 1 2 3 ऐसे याद कर लो भैया, 3 होते हैं फ्लैजिला। विषाणुओं के व्यास के आकार सीमा तक होती है। तो विषाणुओं के जो व्यास के आकार की सीमा 20 से 200 nm होती है। 20 से 200 nm होती है विषाणुओं की व्यास। चलो, मानव शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली किस स्थिति में वास्तविक आंतर फैक्टर प्रोटीन तथा आपके आमाशय को परत में इसे बनाने वाली कोशिकाओं पर हमला करती है? कौन सी प्रतिरक्षा प्रणाली? शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली किस स्थिति में वास्तविक अंतर फैक्टर प्रोटीन या आपके आमाशय की परत में इसे बनाने वाली कोशिकाओं पर हमला करती है? तो क्या हो जाता है इनमें? कौन सा? तो ये आपका प्रणाली आरक्षता। अच्छा, परनीशियस अनीमिया। अच्छा, ठीक है, ओके, सही है। अगला सवाल है आपका, कह रहा है कि कुछ कोशिका प्रकारों में कौन सी संरचना परत के रूप में सेलुलोज तथा हेमीसेलुलोज लिग्निन जैसे कार्बोहाइड्रेट 4:3:3 के अनुपात में मोम जैसी कुछ वसायुक्त पदार्थों से बनी होती है? तो ये क्या पूछा जा रहा है? मोम जैसी, तो आपका कौन सा होता है भाई? मोम जैसी संरचना कोशिका भित्ति। ठीक है, कोशिका भित्ति के बारे में पूछा गया। आर्थ्रोपोडा संघ का सदस्य नहीं है। आर्थ्रोपोडा संघ का सदस्य नहीं है तो कौन सा? तितली है, टिड्डी है, झींगा है, घोंगा नहीं। घोंगा तो आपका किस में आता है? क्या सीलेंट्रेटा में आता है? ठीक है, नहीं, घोंगा मोलस्का में आता है। ठीक है, घोंगा मोलस्का में आता है। घोंघा शिप या कटल फिश, ऑक्टोपस, डेविल फिश। ठीक है, मोलस्का संघ आर्थ्रोपोडा का दूसरा सबसे बड़ा संघ हो जाता है। मोलस्का संघ के जीव स्थलीय जलीय दोनों में होते हैं। द्विपार्श्व समित त्रिकोरकी तथा प्रगुही सीलेमेट्स होते हैं। ठीक है, चलो आगे। सक्रिय विलेय परिवहन द्वारा निर्मित परासरणी प्रवणता की प्रतिक्रिया में कोशिका झिल्ली में जल परिवहन किस चैनल प्रोटीन का प्राथमिक कार्य है? अच्छे सवाल पूछता है, हल्का फुल्का नहीं, तो कोशिका भित्ति है। ठीक है, इसका उत्तर कोशिका भित्ति है। ठीक है, कोशिका भित्ति। एक्वापोरिन। ठीक है, कह रहा है कि सक्रिय विलेय परिवहन द्वारा निर्मित परासरणी प्रक्रिया की प्रतिक्रिया में कोशिका झिल्ली में जल परिवहन किस चैनल प्रोटीन का प्राथमिक कार्य? तो कोशिका भित्ति। ठीक है, कोशिका भित्ति हो जाती है। तो भैया एक खत्म कहानी बिल्लो रानी। पूरे हमने 123 जो क्वेश्चन करे, थोड़ा लास्ट में स्पीड में करा ताकि तुमने सोचा यार बहुत टाइम हो गया। ठीक है, बस इतना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ओके, बाय बाय, टाटा।